तो कहानी शुरू होती है 1956 में। फ्रांस से हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो चर्च में आकर फादर की अक्सर कामों में मदद किया करता था। फादर बहुत ही पावरफुल थे। वो बच्चा आज के दिन अपना सारा काम खत्म करता है और वाइन शराब को रखने नीचे में जा रहा होता है। चैपल दरअसल एक छोटे गिरजाघर को कहते हैं, यानी कि छोटा चर्च। तभी उसे यहाँ पर कोई हलचल महसूस होती है और एक खौफनाक आवाज आती है। वो बच्चा बहुत ज्यादा डर गया था और जाकर फादर को बुलाता है। जब उधर फादर आते हैं तो उन्हें वहां पर होली वाटर, यानी कि वो पानी जिससे भूतों आत्माओं को भगाया जा सकता था या फिर कोई भी बीमारी को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता, वो वहां पर तेज उबल रहा था, जिसके बाद वो पानी भाप बनकर उड़ जाता है। उधर एक साया भी नजर आता है और फिर एक खौफनाक मंजर आंखों के सामने था। ये साया किसी और का नहीं बल्कि डी मन्नन का था, जो उस फादर को हवा में उड़ाकर आग लगाकर मार देती है। चर्च के ऊपर वाले हिस्से में वो डी मन्नन दिखाई जाती है। उधर ही हमें एक आदमी को बैग ले जाता देखते हैं। अब आगे कहानी में हम एक सिस्टर आयरन दिखाई जाती है। वो एक दूसरे चर्च में रहकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वहीं पर एक लड़की देवरा भी थी जिसको उसके डैड ने चर्च में भेजा था। आयरन उससे बात करती है कि मेरे डैड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उसे इसलिए पसंद नहीं करते थे क्योंकि आयरन को अक्सर जो कुछ भी बुरा होने वाला होता था उसे पहले ही पता चल जाता था। यहाँ पर चर्च में के बारे में बातें चल रही थी। अब कहानी शिव दोबारा से फ्रांस में होती है। हम एक हॉस्टल स्कूल को देखते हैं जहाँ पर मॉरिस नाम का एक आदमी काम किया करता था। उस हॉस्टल को एक मैडम चलाती थी। वो मॉरिस से बहुत ज्यादा गुस्से में बात करती है। उसकी वजह ये थी कि उस मैडम का बेटा कुछ सालों पहले इसी स्कूल की चप्पल में मर गया था, जिस वजह से वो चिड़चिड़ी हो गई। बस यही वजह थी कि वो हर किसी से गुस्से में बात किया करती थी। किसी स्कूल हॉस्टल में एक बहुत प्यारी बच्ची सोफी भी पढ़ती है। उसकी मॉरिस से काफी अच्छी दोस्ती होती है। यहीं पर कुछ लड़कियां जो अक्सर सोफी को तंग किया करती थी, मॉरिस उन्हें उनसे हमेशा बचाता, मगर मॉरिस के साथ कुछ तो गड़बड़ थी। वो अजीब अजीब हरकतें किया करता था। एक दिन एक लड़की जब स्कूल में सामान देने आती है तो वो मॉरिस को अजीब हालत में देखती है। वो बाहर बैठा कॉकरोचेस खा रहा था क्योंकि कॉकरोचेस लाल बैग को साफ करने के लिए स्कूल की मैडम ने बोला था। मॉरिस के अंदर से अचानक सीडेमान बाहर आती है और उस लड़की को मार देती है। उसके अंदर भी डी मन्नन थी, मतलब जिस आदमी को हमने कहानी के शुरू में देखा जिसके हाथ में बैग था, वो कोई और नहीं बल्कि मॉरिस ही था जिसके अंदर नंद थी। वो डी मनन ऐसे ही सबको नहीं मार रही थी, इसके पीछे कोई तो राज छुपा हुआ था जो हमें आगे आगे कहानी में पता चलेगा। उधर आयरन को भी अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। उसे सपने में मॉरिस दिखाई देता है जो उसे मदद मांग रहा था। तभी अचानक से डीमन अगर उसको डराती है जिससे उसकी आंखें खुल गई थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाती है। एक दिन वही लड़कियां जो सोफी को तंग किया करती थी उसी चप्पल में लेकर जाती है जहां पर मैडम ने सबका जाना बंद किया था। वहीं पर खिड़की पर एक बकरी बनी हुई थी। वो उसके साथ गेम खेलती है, कहती है जाओ जाकर तुम्हें उस बकरी की आंखों में टॉर्च चलाकर देखना है। वो आंखें डेमन की है, अगर तुमने जरा भी ध्यान हटाया तो डे मनाकर तुम्हें मार देगा। जब सोफी उसी को देख रही थी तो तंग करने वाली लड़कियां चालाकी से वहां से चली जाती है। सोफी अब बिल्कुल अकेली थी। तभी अचानक से उधर हलचल होने लगती है। उधर सोफी को डीमन नजर आई थी जिससे वो डर जाती है। हर तभी मॉरिस वहां पर आकर उसे बचाता है। दूसरी तरफ हमें सिस्टर आयरन को दिखाया जाता है जिसको फादर अपने पास बुलाकर कहते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में फिर से ब्रास्ट और नन मारे जा रहे हैं। वो बताते हैं कि फ्रांस में एक फादर को जलाकर मार दिया गया। ये उसी फादर की बात कर रहे थे जो हमने कहानी की शुरू में देखा था। वो कहते हैं डीमन दोबारा गई है, वो मरी नहीं जिसका तुमने पहले भी मुकाबला किया था। तुम दोबारा से उसे हरा सकती हो। आयरन कहती है नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो कहते हैं नहीं, अब तुम्हें ये सब देखना होगा क्योंकि दुनिया और इंसानियत की बात है। तुम्हें ही इस केस की जांच करनी होगी। सारी बातें सुनकर सिस्टर आए दिन अपने डर पर काबू पाती है और चल देती है। इस केस को हल करने के लिए आयरन फ्रांस के लिए निकल जाती है जहां पर फादर को जलाकर मारा गया था। तभी चुपके से उसके साथ जेब्रा भी ट्रेन में आकर बैठ जाती है। आयरन जब ये देखती है तो कहती है तुम्हें ऐसा नहीं आना चाहिए था।
अगर ऐसे चर्च में पता चल गया तुम बिना बताए ऐसे मेरे साथ आ रही हो तो चर्च वाले तुम्हें निकाल देंगे। डेब्रा कहती है, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम जानती हो मेरी मॉम भी जलकर मरी थी, मुझे कोई भी मिरेकल्स मुझे होते हुए नजर नहीं आए। ये सारी बातें सुनकर आए दिन कहती है, ये जब यकीन होता है तो बड़े बड़े मुझे होते हैं। और ये दोनों फ्रांस पहुंच जाती है। चर्च में पहुंचते ही आयरन को दोबारा से उसी बच्चे का ख्याल आता है, किस बच्चे को हमने कहानी के शुरू में फादर के साथ देखा था। अब उसे वहां पर खेलता हुआ नजर आता है। जब आए दिन उस दिन के हादसे के बारे में उस बच्ची से पूछती है तो वो बताता है कि हाँ, मैंने उस दिन चर्च में साया देखा था, तभी उसे यहाँ पर नन दिखाई देती है। यहाँ पर लाइब्रेरी में किताबें खुद ही पलटकर नन का रूप ले लेती है। वो विमानन ही आयरन का गला दबा दिया था। तभी आयरन को एक और नंद दिखाई देती है जिसकी आंखें निकाली जा रही थी। तभी वो गिरकर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर जल्दी से डेब्रा आती है जिसने उसे संभाल लिया था। उधर सोफी के स्कूल में भी अजीब अजीब हादसे हो रहे थे। मॉरिस के अंदर भी दी मनन बार बार आती, इसी वजह से ये सब स्कूल में बहुत ज्यादा डरे हुए थे। हॉस्पिटल में अब जल्दी से आयरन को भी होश आ गया था। यहाँ पर अब उसे याद आता है कि आखिरी बार उसे डी मनन से मॉरिस नहीं बचाया था, और जब से ही उस डीमन नन ही मॉरिस को अपोजिट अपने कंट्रोल में किया हुआ है। अब उसके पास आती है और बताती है कि एक बच्चा उसे होली क्रॉस का निशान देकर गया है। ये वही बच्चा था जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा। उस क्रॉस पर एक अजीब सा निशान था, जितने भी लोग मरे थे ये निशान उन सब के होली क्रॉस पर भी बना हुआ था। लाइब्रेरी में जाकर उन्हें पता चलता है कि ये निशान की खानदानी निशान है, जो कि एक बहुत बड़े प्रीस्ट सेंट लुइस के खानदान से जुड़ा हुआ है। और जैसन प्रिस्ट को आयरीन ने अपने ख्याल में देखा था, जिनकी आंखें निकाली जा रही थी वो सेंट लुइस की आंखें थी, जो कि एक बहुत ही ताकतवर चीज है जिसको कहीं पर छुपाया गया है। आयरन को पता चलता है कि ये सभी लोग सेंट लुइस के खानदान से हैं जो मर चुके हैं। कुछ डी मनन का खास मकसद था, वो सभी सेंट लुइस के खानदान वालों को मारकर उनकी आंखों तक पहुंचना चाहती थी। आंखों को इसलिए चाहती थी कि उससे उसकी गई हुई सारी पावर ताकतें वापस आ जाए। यहीं पर लाइब्रेरियन आयरन को ये भी बताता है कि वो पहले एक फरिश्ता हुआ करता था जिसे गॉड ने निकाल दिया और उसकी सारी ताकतों को छीन लिया। उस जगह का पता भी बताता है जहां पर जाकर सारी चीजों के बारे में उन्हें जानकारी मिल सकती है। वो बताता है वो आंखें यहाँ से कुछ दूर एक खाली चैपल में दफन की गई है, जहाँ पर पहले वैन शराब की भी एक फैक्ट्री हुआ करती थी, मगर बाद में उस जगह पर एक हॉस्टल स्कूल बना दिया गया। लाइब्रेरियन उसी हॉस्टल स्कूल की बात कर रहा था। अगर उनकी आंखों तक पहुंचना चाहती थी, उन आंखों को इसलिए चाहती थी कि उससे उसकी गई हुई सारी पावर ताकतें वापस आ जाए। यहीं पर लाइब्रेरियन आयरन को ये भी बताता है कि वो डीमन पहले एक फरिश्ता हुआ करता था जिसे गॉड ने निकाल दिया और उसकी सारी ताकतों को छीन लिया। उस जगह का पता भी बताता है जहां पर जाकर सारी चीजों के बारे में उन्हें जानकारी मिल सकती है। वो बताता है वो आंखें यहाँ से कुछ दूर एक खाली चैपल में दफन की गई है, जहां पर पहले वैन शराब की भी एक फैक्ट्री हुआ करती थी, मगर बाद में उस जगह पर एक हॉस्टल स्कूल बना दिया गया। लाइब्रेरियन उसी हॉस्टल स्कूल की बात कर रहा था जहां पर मॉरिस काम करता था। मतलब मॉरिस उस हॉस्पिटल स्कूल में एक काम के बहाने उन्हें आंखों को ढूंढ रहा था। यानी कि वो डी मनन जिसने मॉरिस को ऑपोजिट कंट्रोल किया हुआ था, वो उन्हीं को ढूंढ रही थी। ये सुनते ही आयरन और डेब्रा हॉस्टल की तरफ निकल पड़ती है। तभी हम देखते हैं कि मॉरिस को ना जाने क्या हो गया था। उसी चप्पल की आगे बैठा अपने सर को मार रहा था, जिसे स्कूल की मैडम भी देख लेती है। वो उसे होश में लाकर कहती हैं कि तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, जाओ अगर थोड़ी देर आराम करो। मॉरिस बस बार बार यही कह रहा था कि मैं नहीं जानता मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। तभी मैडम को उसी चप्पल से अजीब सी आवाजें आने लगती है, जो वहां पर ताला खोलकर देखना चाहती है। तभी उन्हें वहां पर अपने ही मरे हुए बेटे का भूत दिखाई देता है जो उन्हें डरा रहा था। यहाँ पर मैडम के बेटे की आत्मा को कोई और नहीं बल्कि डी बनना ही कंट्रोल कर रही थी। अब वो मैडम की बेटे की आत्मा का इस्तेमाल करके उसी से मरवाकर मैडम को मार देती है। मैडम की लाश मिलती है जो बहुत बुरी हालत में थी, जिससे आप सभी हॉस्टल में रहने वाले बच्चे डर गए थे। रात को जब सब बच्चों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए मॉरिस और सोफी की मॉम डांस कर रहे थे, तो अचानक से मॉरिस की तबीयत खराब होने लगी थी।
उसकी गर्दन पर जो क्रॉस का निशान बना हुआ था उसका अब बहुत बुरा हाल हो चुका था। उधर आयरीन और डेब्रा भी हॉस्पिटल में पहुंच गई थी, जो कि सोफी और उसकी मॉम को मॉरिस से अब दूर रहने का बोलती है, क्योंकि आयरीन जान गई थी कि मॉरिस के अंदर डीमन का कब्जा है। तो भी वो डीमन मॉरिस के अंदर जाकर बोलती है, हेलो सिस्टर। इतना कहकर मॉरिस उसी चप्पल की तरफ भाग जाता है। उसे छोटे चच की तरफ ज्यादा देखकर अरे उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर उस नन्ही आयरन पर हमला करके उसे दूर गिरा दिया था। डेब्रा भी उस टीम अन्ना को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर वो नहीं रोक पाती। तभी दोबारा से कुछ पड़ने लगती है, जिससे मॉरिस के अंदर की डीमन कमजोर हो गई थी। तभी चलती से जाकर पीछे से मॉरिस के सिर में कुछ देकर मारती है, जिससे वह बेहोश हो गया था। वो उसे बांधकर एक जगह पर बिठा देती है ताकि वो यहाँ से कहीं जाना पाए, और अब अपने साथ कुछ सिस्टर्स को लेकर आ रही है। और डेब्रा शिवपाल के अंदर जाती है ताकि उन्हें वहाँ वो आंखें मिल जाए। जोड़ी मनन ढूंढ रही थी। सोफी उस छोटे चच में उनके साथ जाती है। वो उन्हें वो खिड़की भी दिखाती है जिस पर बकरी बनी हुई थी। वो कहती है कि क्या पता के खानदान वालों ने इसे बनाया हो ताकि अगला कोई भी उनसे जुड़ा हुआ या उनके खानदान से यहाँ पर आए तो उसे वो आंखें मिल जाए। वो बताती हैं कि अगर इस बकरी की आंखों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये चमकती है। अब ये देखने के लिए डेब्रा हाथ में पकड़ी टॉर्च को जब उसके ऊपर मारती है तो उस बकरी की आंखों से लेजर रोशनी निकलती है, जो इन्हें रास्ता बताती है कि आंखें कहाँ पर दफन है। अब ये उसे निकाल लेती है, जो एक बक्से में बंद थी। कभी मॉरिस भेजा गया था बाहर सभी बच्चों को डीमन अपने असली रूप में आकर डराने लगती है। डेब्रा उधर जाकर उन बच्चों को बचाती है। ये भागकर सभी एक कमरे में चले गए थे जहां पर उसी मैडम का भूत इनको डराता है, जिसको चप्पल में मन्ना ने मारा था। उधर सोफी के साथ आयरीन भी थी। उधर पोस्ट मॉरिस भी आ गया था, जो सिस्टर आयरन से वो खासा के छीनने की कोशिश करता है, मगर उन्हें सोफी लेकर भाग जाती है, जो कि एक बक्से में बंद थी। सोफी जैसे तैसे करके उसे बचकर भाग रही थी। वो ऊपर पहुंच जाती है जहां पर एक साइड से बिल्डिंग भी टूटने वाली थी। ये सब कुछ उन्हीं आंखों की ताकत की वजह से हो रहा था। तभी उनमें से एक डेस पीले रंग की रोशनी बाहर आती है, जिसके करीब अब डे मनन भी नहीं आ सकती थी, मगर फिर भी मॉरिस यानी कि उसके अंदर डी मनन सोफे के पास जाने वाली थी। तभी उधर आए रीना जाती है, जो उसे वो लेकर दरमियान में रख देती है, जिससे बहुत ही ताकतवर रोशनी बाहर आती है, और उस वजह से मॉरिस अब तड़पने लगा था। सबको ऐसा लगता है कि वो मर गया। ये देखकर सोफी बहुत दुखी होती है, क्योंकि मॉरिस उसका बहुत अच्छा दोस्त था। जब उसे चेक करनी आयरन उसके पास जाती है, मगर वो जिंदा था। ये सिर्फ डी मनन की एक चाल थी, इन्हें बसाने की। अब वो डी मनन जल्दी से ही वो आंखें उठा लेती है। सारी ताकत उसे दोबारा मिल गई थी। वो दोबारा से ही अब अपने असली रूप में आ गई थी। वो आंखें अब उसकी आंखों में थी। फिर वो हॉस्टल में एक बच्ची को पकड़कर, जो हमेशा सोफी को तंग किया करती थी, उसके मुंह के अंदर वो नम अपने नाखून गड़ा देती है। वो डी मनन इतनी ताकतवर हो गई थी कि वो आयरन को उसी तरह हवा में उठाकर मारने वाली थी, जैसे ही उसने कहानी के शुरू में फादर को मारा था। तो अभी यहाँ पर आयरन को अपनी मॉम नजर आती है। उनकी आंखें भी चमक रही थी, मतलब कि आयरन भी सेंट लुइस के खानदान से थी। उसके अंदर तो खुद ताकत थी। वो अपने अंदर की पावर्स को जगाकर उस आग को बुझा देती है जो डीमन ने उसे लगाई थी। मतलब कि अगर आप सेंट लुइस के खानदान से हो तो उन बुरी ताकतों को हरा सकते हो। अब ये सब देखकर डी मनन बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है, इसीलिए वो सोफे पर हमला करती है। आयरन यहाँ पर सबको प्रेयर इबादत करने का कहती है, और ये बात नोटिस करती है कि इधर वाइन है, क्योंकि जैसे लाइब्रेरियन ने बताया था ये उधर पहले वाइन फैक्ट्री भी हुआ करती थी, और चर्च में वाइन पर प्रेयर इबादत करने से वो चीज इसका खून बन जाती है। अब वो